नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं ताकि उनके बारे में आपको अवेयर कर सके, जागरूक कर सके। इसके साथ ही साथ अगर कोई समस्या आपके साथ आ रही है तो उसका भी आपको समाधान मिले, वो भी लाइव हमारे विशेषज्ञों से। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे, जिस पर विस्तार से चर्चा तो होगी ही। इसके अलावा हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप और आपकी कॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कार्यक्रम में शामिल करें। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विषय पर। फसलों में उर्वरकों का उचित उपयोग। तो उर्वरकों का किस तरीके से आप फसलों में इस्तेमाल करें, सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उचित इस्तेमाल करें। उचित इस्तेमाल का क्या अर्थ है ये हम आपको कार्यक्रम में समझाएंगे। हमारे साथ जो आज के विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के जवाब के लिए, यानी हमारे विषय विशेषज्ञ, उनसे आपकी अब हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर US तेवतिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप इंडियन पोटाश नई दिल्ली से हैं और किस तरीके से फसलों में संतुलित और उचित उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानेंगे। और अगर आपके यानी हमारे दर्शकों के भी कोई सवाल हैं, किसी भी फसल में कौन से उर्वरक का कितना इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उस तरह का प्रभाव नहीं देख रहे हैं आप, किसी उर्वरक का इस्तेमाल करने से या किसी रसायन का इस्तेमाल करने से फसलों में अगर नुकसान हो गया है तो भी आप अपनी समस्या हमारे एक्सपर्ट के साथ साझा करें और जानें लाइव तुरंत उसका जवाब, समाधान। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला विषय है यानी फसलों में उर्वरकों का किस तरीके से उचित इस्तेमाल करें, इस पर हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो इसको ही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कह रहे हैं कि उचित इस्तेमाल, इसका क्या अर्थ है। अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम बात करते हैं उर्वरक उपयोग की तो हम बात करते हैं संतुलित उर्वरक उपयोग की, यानी कि जो पौधों को ज़रूरत होती है जिन जिन पोषक तत्वों की, जिन जिन मात्रा में, उतनी ही मात्रा में पौधों को पोषक तत्व अवेलेबल होने चाहिए। पौधों को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व 17 पोषक तत्व हैं जी। और उनमें से 3 पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिनका पौधा जिनको पानी और जमीन और हवा से ले लेता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद में बचे आपके 14 पोषक तत्व। 14 में 3 पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 गौण पोषक तत्व होते हैं, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। उसके बाद में 7 जो होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है जी जी। जैसे आपका जिंक, लोहा, मैग्नीज और कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरोन, निकिल और क्लोराइड। ये सूक्ष्म पोषक तत्व जी जी जी। तो अब हम कैसे इनका संतुलित उर्वरक उपयोग करें, उसके लिए पहले हमें अपनी मृदा का टेस्ट करना होगा, क्योंकि टेस्ट से ही ये पता चलेगा कि हमारी मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा उपलब्ध अवस्था में उपलब्ध है। तो उसके लिए मृदा परीक्षण करेंगे। मृदा परीक्षण करने के बाद में आपकी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आएंगी, आपसे ये उसमें पूछा जाता है कि आप कौन सी फसल बोने वाले हैं। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हर एक फसल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो फसल आप उस खेत में बोने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस आपके जमीन में कितने कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उनकी कैलकुलेशन करके, और जो एफिशिएंसी होती है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, इन तीनों फैक्टर्स की गणना करके और तब उसमें उर्वरक उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी बातें भी आपने हमें बताई हैं और इन्हें हम और विस्तार से समझेंगे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन कुल मिलाकर ये समझिए कि उर्वरकों का उचित इस्तेमाल आपकी फसल के लिए और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए और अगर इसमें आपकी गड़बड़ी हुई तो जाहिर बात है कि मिट्टी की सेहत भी बिगड़ेगी और साथ ही आपकी फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव होगा। वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी उतनी लाभकारी नहीं होंगी, कहीं ना कहीं उसका भी हम साफ तौर पर कह सकते हैं उससे भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। और एक दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, नंद किशोर हैं हमारे साथ। नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश में कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी नंद स्वरूप जी, सवाल बताएं। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे उर्वरक
व्यवस्था करनी तो जो हमारी फसल जैसे हमें दानेदार यूरिया कर देना चाहिए, नैनोदार यूरिया अवस्था में देना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर आप सवाल समझ पाए? इनकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, हम आपका सवाल नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से। हेलो, मुझे लगता है नैनो यूरिया के बारे में नैनो यूरिया के बारे में नहीं, शायद यूरिया के बारे में पूछ रहे हैं। नंद स्वरूप जी, क्या हम एक बार फिर से आप अपना सवाल बता सकते हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, हम दोनों तरह से बात कर लेते हैं। नैनो यूरिया पर भी बात कर लेते हैं और यूरिया पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, यूरिया एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। और मेन बात जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि इसके इस्तेमाल की विधि, क्योंकि अगर गलत इस्तेमाल की विधि होगी तो आपकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी कार्य क्षमता है, वो घट जाएगी। देखो, किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करने के लिए 4 R का इस्तेमाल करना होता है। 4 R। नंबर पहली R राइट फर्टिलाइजर, दूसरी R राइट डोज ऑफ फर्टिलाइजर, तीसरी R राइट मेथड ऑफ द फर्टिलाइजर, और चौथी R है राइट टाइम ऑफ द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो ये 4 R हमें अपनानी चाहिए। नाइट्रोजन के केस में, जैसे उर्वरक के केस में, उस समय हमें उर्वरक खेत में डालना चाहिए, जैसे कि नत्रजन की पूरी मात्रा, आधी मात्रा तो हम बुआई के समय खेत में डाल देते हैं फसल। वो जो आधी होती है उसको 2 भागों में बांटकर उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। जैसे अब इस समय अगर धान की बात करें तो धान की फसल खड़ी हुई है, तो उसको आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट के उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। लेकिन तो धान एक विशेष तरह की फसल है जिसमें पानी ज्यादातर खड़ा रहता है, तो उसमें तो ये एमाइड रूप में मिलती है यूरिया से नाइट्रोजन, जो उसमें डाल देते हैं। लेकिन जो अन्य फसल है, जैसे अभी गन्ना भी खड़ा हुआ है, मक्का भी है, और भी फसल है, उसमें विशेषकर हमें ये ध्यान रखना होता है कि यूरिया का जो इस्तेमाल है, जब पानी लगाने के बाद में खेत में पैर टिकने लगे, उस समय यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो नमी के साथ साथ जहां भी नमी होगी वहां अपने आप पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा नमी भी ना हो और ठीक ठाक हो, मतलब ठीक, क्योंकि यूरिया थोड़ी सी नमी में ही घुल जाता है, और वो जहां तक नमी होती है वो मोबाइल होता है सॉइल में, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाता है। जी जी। अगर ज्यादा पानी होगा या नमी होगा तो ये लीच कर जाएगा नीचे जमीन में। अगर सूखा हुआ होगा और दिन में धूप होगी तो वोलेटाइल होके ये ऊपर उठ जाएगा हवा में। इसको बचाने के लिए हमको शाम के समय, जब धूप ना हो, जब ढलता हुआ दिन हो, उस समय इसका वाष्पीकरण भी ना हो, और ये भी ना हो कि लीचिंग में हो, मतलब कि मिट्टी के अंदर चला जाए, पौधों तक उसका, जड़ों से नीचे चला जाता है, उसका लाभ, उसको लीचिंग कहते हैं। जी, तो जी, सही नमी पर यूरिया का इस्तेमाल करना, जैसा कि सर ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही किस तरीके से, मतलब किस फसल की अवधि को देखते हुए किस समय पर कितना यूरिया आपको इस्तेमाल करना है, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर किसान ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं कि फसल ज़्यादा लहलहाएगी, इसका विपरीत असर पड़ता है। और सवाल हमारे पास आया, व्हाट्सएप सवाल है, ये अजय कुमार सिंह है, बरेली उत्तर प्रदेश से, और सर इनका काफ़ी एलैबोरेट सवाल है। धान की फसल में घुलनशील NPK 19 तथा घुलनशील पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का स्प्रे किस अवस्था में करें तथा कितनी मात्रा में करें, ये भी जानना चाहते हैं। मात्रा कृपया प्रति लीटर पानी के हिसाब से बताएं कि 1 लीटर पानी में कितना घुलनशील उर्वरक ले सकते हैं, किस मात्रा में डालें। देखिए, इनका जो सवाल है, पहले ये जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है 19 जिसको 19 भी कहते हैं, जी जी, ये 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। ये जनरल रिकमेंडेशन है। और इसको जो उपयोग करने का टाइम है वो है कि जब फॉलिएज अच्छा हो जाए। देखिए, कोई भी स्प्रे करने वाला फर्टिलाइजर है वो तभी करना चाहिए जब फॉलिएज फसल की अच्छी हो उसमें, तो इससे कर सकते हैं वो। अब ये पर लीटर की बात कर रहे हैं तो फॉलिएज के हिसाब से, अगर गन्ने की फसल है तो गन्ने पे लगभग 400 लीटर पानी 1 एकड़ में होगा, तो 1 किलो उसमें मिलाएं, उस तरह से बना लें। और दूसरी फसल है जैसे धान वगैरह है तो इनमें थोड़ा कम पानी लगेगा, 300 लीटर पर एकड़ का लगेगा, मात्रा उसमें भी 1 किलो ही रहेगी, जो भी ये वाटर सोल्यूबल है। लेकिन
वो जब करें जब इन पोषक तत्व की जैसे NPK 19-19-19 है, जी जी। तब जब इनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी फसल में दिखाई दे रही हो, तब इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हमको देखने को मिलेगी। जी जी, ठीक है सर। और एक कॉलर है हमारे साथ, नीलेश, जिन्होंने कॉल किया है। नीलेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी नीलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बता नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी, फसल में, ठीक है, गन्ने की फसल की पत्तियों में काले धब्बे आ रहे हैं, सूख रही है। नीलेश कुमार जी, कौन सी पत्तियों पे, नीचे वाली पे या ऊपर वाली पे? ऊपर वाली में बिल्कुल टॉप पर है, जहाँ पे वो आगे। हाँ, तो काले धब्बे हो रहे हैं। आपका जो टॉप है, जो अगोला कहते हैं, उसकी क्या स्थिति है? अच्छा, तो धब्बे, काले रंग के धब्बे पत्तियों पे हैं? पत्तियां टूट रही हैं, सूख रही हैं, टूट रही हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए ऐसा है, इस और गन्ने की फसल कितनी बड़ी है इस समय आपकी? फोन कट गया सर उनका। हाँ, देखिए अगर ये सुन रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ, इस समय जो इन्होंने लक्षण बताए हैं वो पोका बोइंग के लक्षण है। पोका बोइंग, हाँ, ये क्या होता है सर? पोका बोइंग एक फफूंद से होने वाली बीमारी है गन्ने में, जो कि उसको ऊपर से उसको पौधे को काट देती है और उसमें फंगस होने की वजह से वो काले रूप में फिर बदल जाती है जी। इसके लिए थायोफिनेट मिथाइल दवा जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के और अच्छी तरह से कैसे पौधे पे छिड़काव करना चाहिए, तो उससे इसका समाधान हो जाए। ठीक है सर। और बहुत सारे व्हाट्सएप सवाल हमारे तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक सवाल हम ले लेते हैं सर। और ये दर्शक हैं बिहार रोहतास सासाराम से, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये जानना चाहते हैं कि धान के लिए सबसे उत्तम उर्वरक कौन सा है, और क्योंकि अभी एक समस्या और इनके सामने आ रही है कि खेतों में बहुत ज़्यादा पानी है, तो क्या इससे धान की फसल में किसी तरह का प्रभाव, क्या नुकसान हो सकता है? 2 सवाल है इनके। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि अभी धान की फसल इनकी कितनी बड़ी है। वैसे 2-3 इंच तक पानी अगर भरा रहे तो धान में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा तो नुकसान होता है। तो देखिए, पानी अगर भर गया तो उसका एकमात्र इलाज ये है कि आप उस पानी को किसी तरह से खेत से बाहर निकालें। दूसरी बात है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा उर्वरक सबसे अच्छा होता है। देखिए, जो भी, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व का महत्व बराबर का है। अंतर सिर्फ इतना है, कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं, कुछ कम में जरूरत होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आयोडीन की कमी में जो है बच्चों का विकास नहीं हो पाता दिमाग का, लेकिन आयोडीन की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है और जो कि पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी तरीके से जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, अगर उनकी कमी होगी, उनकी कमी को कभी भी यूरिया, DAP, MOP पूरा नहीं कर सकते। अगर जिंक की कमी है तो जिंक डालने से ही वो पूरी होगी। तो इन किसान भाई को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो अपनी मिट्टी टेस्ट कराएं और जो भी उसमें कमी हो सारे उर्वरक डालें। ऐसे किसी एक उर्वरक को हम नहीं कह सकते कि धान के लिए ये उर्वरक सबसे अच्छा है, क्योंकि जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं 17 पूरे की संतुलित मात्रा में जरूरत होते पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए। जी सर, एक और हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है और दरअसल ये जानना चाहते हैं कि उर्वरक सही इस्तेमाल किस समय होता है उसका। ये ग्राम बलौदा, लखा तहसील, बड़नगर से हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है कैलाश प्रजापत, और ये जानना चाह रहे हैं उर्वरक का प्रयोग कब करना चाहिए, कब फ़ायदेमंद रहता है, जुताई से पहले करें या फिर फसल के 2-3 महीने होने के बाद। देखिए अंजू जी, इनका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें जो है 4R छिपी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया जी। हाँ, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूरिया, DAP, MOP ये 3 मुख्य उर्वरक हैं और उनके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए, जो नाइट्रोजन की मात्रा है आधी बुआई के समय डालें और बाकी आधी को 2 भागों में बांटकर और उनमें लगभग
पहली जो डालें वो 30 दिन पर, दूसरी 60 दिन पे। ये तो मोटी मोटी बात हुई, लेकिन असली बात यह है कि यूरिया को जैसे मैंने बताया, जब नमी पैर टेक हो सिंचाई के बाद में तब डालें, और 3-4 बजे के बाद डालें जब धूप कम हो गई और आगे रात आने वाली है, तो फिर वो उससे एवोपरेट होकर उड़ेगा नहीं, और क्योंकि नमी उसमें उचित है तो लीचिंग भी नहीं होगी जो जड़ों से नीचे चले। अब आते हैं हम डीएपी पे। देखिए फास्फोरस जो है इसमें और नाइट्रोजन में बिल्कुल विरोध गुण है, इनमें विरोधी गुण है। विरोधी गुण कैसे? नाइट्रोजन तो नमी के साथ में फैल जाता है चारों तरफ, लेकिन पोटास जहां डालेंगे वहीं पड़ा रहेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट जोन होती है, जो जड़ होती है जहां, वहां पर इसको डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ खुद जाके उसके पास उसको ले लें, क्योंकि ये मूव करके जड़ दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो इसको बुआई के समय जड़ों के नीचे इसको प्लेसमेंट करने की सिफारिश की जाती है। तो मतलब सर इसको ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते? नहीं, ब्रॉडकास्ट करेंगे तो ऊपर ही पड़ा रहेगा और जड़ ऊपर आने वाली होती नहीं है, इसलिए इसको रूट जोन में देते हैं। तीसरा उर्वरक है पोटास, जो एमओपी होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास। देखिए उसका जो है वो इनके दोनों के बीच का है, तो उसमें आधी मात्रा आप दे दीजिए उसको बुआई के समय, और उन फसलों में जिनमें जैसे आलू है, गन्ना है, जिनमें मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले उसको देकर उसमें मिट्टी चढ़ा दी जाए, जिससे वो भी मिट्टी में दब जाए। अगर ऐसी फसल है जिनमें मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है, जैसे मक्का है, गेहूं है, उसमें सारा जो है उर्वरक पोटास का वो बुआई के समय डाल दिया जाता है। दूसरा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का मैंने बताया, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को सबको बुआई के समय ही खेत में डाल दिया जाता है। और अगर इसके बावजूद आपकी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है, तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से या सूक्ष्म पोषक तत्व में उनके घुलनशील अवस्था को उनका स्प्रे करके भी वो कमियां दूर की जा सकती है। सर एक कॉलर है, राजकुमार है, जिन्होंने हमें फोन किया है। आइए देखते हैं किस विषय से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। राजकुमार जी बताएं क्या सवाल है? 2 विषय हमारे, किस पर आप सवाल करें? जी नमस्कार मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ मेरी जो गर्मी की फसल है उसकी ग्रोथ जो पत्ती है उसमें काले काले धब्बे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वही सवाल है सर। राजकुमार जी, ये जो आप काले काले धब्बे कह रहे हैं कौन सी पत्तियों पे, ऊपर वाली पे या नीचे? ऊपर से 4 पत्ती नीचे। अच्छा, तो काले धब्बे के बाद पत्ती टूट गई है या सीधी खड़ी हुई है, हरी है या सूख गई है? सूख रही है सर, खड़ी लगी है उसकी सूख रही है। हाँ, तो आप देखिए ये आपके फसल में ना फंगस की एक बीमारी है जिसको पोका बोइंग कहते हैं, ये आजकल दिखाई दे रही है फसल में। तो आप थायोफिनेट मिथाइल एक फंजीसाइड अच्छी कंपनी का लेकर आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और इसमें एक छिड़काव कर दें, और उसके बाद अगर जरूरत हो तो 15 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव दोहरा दें, तो आपकी फसल सही हो जाएगी। जी, ये मक्के की फसल से जुड़ा हुआ सवाल है। कहते हैं मक्के की फसल में जिस जगह से पानी निकलता है वहाँ पर मक्के के पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, करीब 2 से 3 फीट का पौधा रह गया है। उसमें क्या डालें जिससे पौधे की बढ़वार फिर से प्राप्त कर सके? उसमें खाद में यूरिया, डीएपी, जिंक, सल्फर डाल दिया है और एक बार NP 19-19-19 डाल दिया है, और असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें, क्या वजह? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ खेत में पानी खोलते हैं नाली से। जी। तो देखिए वो इरोजन के कारण वहाँ के जो न्यूट्रिएंट है वो शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ को चले जाते हैं। तो इनको ये करना चाहिए कि जो खेत है एक जगह से तेज पानी ना जाए, जिससे कि कटाव ना हो पाए। तो अगर एक खेत में खोलना है तो कम से कम 2, 3, 4 जगह उस नाली में से उसमें खोलें, जिसका उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और देखिए आप जब भी सिंचाई करेंगे तो वो कटाव होगा, तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पे चिकनी मिट्टी जो होती है जो कटाव कम करती है, एक तो उस मिट्टी को डाल सकते हैं, और या कुछ अवरोध लगा दें वहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ डाल दें जिससे कि उसका वेग, जो पानी का वेग कम हो जाए, और उसका कटाव को रोकना ही उसका एकमात्र उपाय है। उसके बाद में आप उसमें जो जैविक उर्वरक है वो डाल दें, जिससे कि सारे तत्व उसको मिलते रहें। और जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, जैसे
धीरे धीरे जो होते हैं तो वो उसमें डालें, जिससे कि उनको बराबर न्यूट्रिएंट मिलते रहें। सारी प्रॉब्लम वो मिट्टी कटने की वजह से ही मतलब होती ये है। जो पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं वो समस्या नहीं है, समस्या ये है कि पानी का क्योंकि काफी तेज होता होगा और इस वजह से जड़ों के पास से जी, मिट्टी जब कटेगी पानी से तो वो सारे उर्वरक उसके साथ मिट्टी के साथ चले जाएंगे और उसका जो इकोसिस्टम है पौधे का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, फसलों में किस तरीके से हम उर्वरकों का उचित इस्तेमाल करें, जिससे जुड़े कई सारे सवाल आए आज कार्यक्रम में, कई सारे ईमेल, व्हाट्सएप और कॉल्स भी आई और हमारा प्रयास रहा कि सभी जो दर्शक हैं वो संतुष्ट रहे और उनको अपने सवालों के जवाब मिल सके, वो भी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया सर गोविंद जी, आपका भी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही।